हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। सो दोस्तों, हम देख रहे हैं फिलहाल एफ वाई बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम जो है यूनी पुणे का, पुणे यूनिवर्सिटी, उसका सेकेंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। लेकिन बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स एंड हॉलीडेज फर्स्ट सेकेंड लेक्चर हमारा कंटिन्यूस हो गया, लेकिन उसके बाद आज जो थर्ड लेक्चर है उसमें थोड़ा सा गैप होने की वजह से आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नंबर 1 एंड 2 रिवाइज करेंगे। दोस्तों 1 एंड 2 रिवाइज कर रहे हैं तो जिसने ऑलरेडी अटेंड किया तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि रिवीजन हो रहा है, और जिसने अटेंड नहीं किया तो उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई, आपका वो लेक्चर मिस हो गए थे लेकिन अभी आप देख सकते हो। वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल है। यस दोस्तों, के एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से तो डेफिनेटली आपको उसमें ये जो कोर्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, या फिर ट्रायो नाम का जो कोर्स है अपना, मल्टीपल सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो हर लेक्चर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आज का लेक्चर जो है, इवन दो वी हैव रिकॉर्डिंग बट स्टिल हम आज लेक्चर नंबर 1 एंड 2 पूरा कंप्लीटली रिवाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर इंटरेस्टिंग भी है और इसमें बहुत सारी कंसेप्ट भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहेगा क्योंकि 2 लेक्चर कवर करने का आज का लेक्चर है, समझ रहे हो। जो हमने 2 लेक्चर में सीखा था, आज एक ही लेक्चर में सब कुछ रिवाइज करना है, तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट। सो विल स्टार्ट अवर सेशन आफ्टर एंजॉयिंग म्यूजिक फॉर फ्यू सेकेंड्स। Yes दोस्तों, so welcome to KKCA. Now we are going to start our chapter number 1 इकोनॉमिक्स का, जो है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो नाम ही बताता है कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। बट एक बार बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक इन डिटेल, एक बार वापस देख लेते हैं कि कंटेंट क्या है, एग्जैक्टली टॉपिक में क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने नाम बताया, नाम ही क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ना, तो पहले कॉस्ट। सो उसमें हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट भी देखेंगे, साथ में टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी है, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसका मीनिंग, मतलब हम कंसेप्ट तो देखेंगे, साथ में एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट कर्व इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये कॉस्ट कर्व में तो बहुत मज़ा आएगा। कर्व मतलब यहाँ पे पूरे ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने रहेंगे हमें, ठीक है। सो ग्राफ अगर समझ जाए तो बहुत ईजी है, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, समझता ही नहीं ये क्या चल रहा है, ठीक है। बट हम वैसे एकदम शांति से एक एक चीज़ करेंगे, बट आपको रेगुलरली अटेंड करना है। एंड लास्ट में रेवेन्यू के बाद, सो रेवेन्यू में भी सेम, मतलब जैसे कॉस्ट में 3 कंसेप्ट है, वैसे ही टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है, तो इनका कंसेप्ट देखेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं विद कॉस्ट, ठीक है। सो कॉस्ट में देखो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी खर्चा होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर वी कैन से कॉस्ट। प्रोडक्शन के लिए जो भी खर्चा आया इट इज कॉस्ट, ठीक है। सो प्रोड्यूसर को जो भी पेमेंट, जो भी चीज़ का पेमेंट करना पड़ता है, अगर गुड्स वगैरह लिया, रॉ मटेरियल लिया, तो ऑफकोर्स उसका पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो पेमेंट हो गया, मतलब जो प्रोड्यूसर को पेमेंट करना पड़ता है ये तो कॉस्ट हो गया। लेकिन प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं प्रोसेस करूँगा और कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँगा और वो प्रोडक्शन के बाद सेल करूँगा ना, तो सेल से मुझे जो पैसा मिलेगा वो रहेगा मेरे लिए रेवेन्यू, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे एक्यूमुलेशन, एग्जामिनेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ कॉस्ट डेटा फॉर कंपैरिजन एंड प्रोजेक्शन इज नोन एज कॉस्ट एनालिसिस। दोस्तों इसमें कॉस्ट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कॉस्ट एनालिसिस होता क्या है कि मतलब टोटल कॉस्ट देखना, टोटल रेवेन्यू कितना है, फिर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब कुछ एनालाइज करना, दैट इज कॉस्ट एनालिसिस।
सो प्रोड्यूसर का एम क्या होता है, किसी भी प्रोड्यूसर का मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, अगर बिजनेस का रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट होगी कम से कम, तो ये गैप जितना बढ़ता जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट रहेगा, बराबर ना। कोई भी ट्राई क्या करता है, मेरा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं भी सोचता हूँ यार मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फीस मिले, तो ये हो गया रेवेन्यू की बात। लेकिन यार खर्च की अगर बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस कम से कम हो। तो अगर एक्सपेंसेस कम हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। और हर बिजनेस ट्राई करता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करें, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आगे बढ़ रहे हैं। दे एग्जिबिट नॉट ओनली द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय फर्म बट ऑल्सो हेल्प इन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। हमने जो प्राइस का स्टडी किया, कॉस्ट का स्टडी किया, मतलब मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, अब ये प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ कॉस्ट आया होगा, कुछ प्लास्टिक लगा होगा, कुछ लेबर लगा होगा, कुछ एक्सपेंसेस हो गए, तब जाके ये मार्कर बना, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉस्ट। लेकिन ये कॉस्ट का स्टडी करके क्या फायदा भाई, सिर्फ ये हमारा इंटेंशन नहीं कि हम कॉस्ट फाइंड कर सके, ये मार्कर है कितने का, इसकी कॉस्ट कितनी है, सिर्फ ये फाइंड करना, ये हमारा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इसके साथ साथ दे एग्जिबिट नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस बाय फर्म, मतलब इसके साथ साथ हमें प्रॉफिट और लॉस तो पता चलेगा ही चलेगा, बट कॉस्ट का स्टडी करने की वजह से हम प्राइस डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। मतलब किसी चीज़ का अगर प्राइस डिसाइड करना है, अगर ये मार्कर की ही बात कर ले, मैं कितने में सेल करूँ, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा, अगर मैंने स्टडी किया है इसका, अगर मुझे इसकी कॉस्ट के बारे में पता है, तो ही मैं डेफिनेटली डिसाइड कर सकता हूँ कि इसका प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, ठीक है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन में भी कॉस्ट का हेल्प होता है, ओके। सो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा सोचता है कि भाई कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स फ्लोर टू प्राइसिंग, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फ्लोर टू प्राइसिंग, मतलब अगर ये प्रोड्यूस करने में मुझे 20 रुपये लगे तो 20 से नीचे तो मैं बेचने नहीं वाला, बराबर ना। कितना भी होलसेल कस्टमर क्यों ना आ जाए, मुझे 1 लाख मार्कर चाहिए, तो 1 लाख नहीं भाई 1 करोड़ क्यों ना ले, अगर ये 20 रुपये से नीचे तू मांग रहा है तो मैं दे ही नहीं सकता, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द फ्लोर टू प्राइसिंग, इससे नीचे नहीं जा सकते भाई, ठीक है। सो इट हेल्प द मैनेजर टू करेक्ट द डिसीजन। अगर मैनेजर को कुछ डिसीजन लेना है, जैसे प्राइस कितना कोट करना चाहिए, और या देखो प्राइस कोटेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मुझे बड़ा ऑर्डर आया है भाई, टेंडर वगैरह होता है ना, टेंडर सुना होगा आपने, रास्ते मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स निकलते हैं, तो भाई टेंडर्स निकलने के बाद हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, तो हज़ारों का सिलेक्शन तो नहीं होता, सिलेक्शन किसी का एक का होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है सोचना कि कोटेशन कैसा दे, सामने वाले को ऐसा कोट दे कि वो अपना कस्टमर बनना चाहिए। सो कितना प्राइस हमने कोट करना चाहिए, साथ ही साथ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर इनपुट एंड और नॉट, मतलब हमने किसी रॉ मटेरियल के लिए, इनपुट के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई बिजनेस हमने क्लोज कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, नया कुछ बिजनेस उसमें ऐड करना चाहिए, ये सब डिसीजन अगर मैनेजर को लेने हैं तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कौन, कॉस्ट एनालिसिस। दोस्तों कॉस्ट का स्टडी करना ये हेल्पफुल होता है मैनेजर के लिए, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे डिसीजन है बिजनेस के, वेदर मतलब बिजनेस की कुछ आइडल कैपेसिटी है वो यूज़ करे या ना करे, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए या बाहर से बाय कर लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर डिसीजन लेना होगा तो मैनेजर के लिए बहुत यूज़फुल है कॉस्ट का एनालिसिस। जब ये कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल में एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लेंगे, तो डेफिनेटली वो डिसीजन भी ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, ठीक है। यस, सो ये हो गई कॉस्ट की बात, मतलब अभी कॉस्ट का मीनिंग हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं। यस, सो दोस्तों टाइप्स स्टार्ट करने के पहले देखो, डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड इन फ्यूचर आर एक्चुअली अ चैलेंजिंग टास्क। मतलब आप मुझे पूछ रहे हो सर आपके पास 2 साल में कितने बच्चे रहेंगे, अरे यार बहुत डिफिकल्ट है बताना, कितने स्टूडेंट रहेंगे ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे पास 500 स्टूडेंट हो, 5000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। स्टार्ट एक्चुअल में शायद 50 ही हो, 100 ही हो, इट डिपेंड्स। फ्यूचर का एस्टिमेशन करना, फोरकास्ट करना, डिमांड फोरकास्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बॉस, ठीक है। सो ये डिफिकल्ट तो ही, लेकिन उसके साथ ये भी मत भूलना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करना, ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है बॉस, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। हमें लगता है कि चलो यार कॉस्ट में मतलब क्या है, उसमें इतना खर्चा जो भी ऐड कर लेंगे कॉस्ट निकल जाएगा, इतना सिंपल नहीं होता मेरे भाई, इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। ये भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। सो अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं हम। सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और उसका ही दूसरा नाम संक कॉस्ट, उसका ही तीसरा नाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है। यस दोस्तों, ऑफकोर्स हम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट में कवर करूंगा मैं अभी कंसेप्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल नाम ही बता रहा है हिस्ट्री, ओके, मतलब ये पास्ट में हुआ है ये कॉस्ट। संक का मतलब इररिलेवेंट, संक मतलब ऐसी चीज जो काम की नहीं है, ओके। सो देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेस इज पास्ट इन द पास्ट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, ओके। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या है, एसेट परचेस इन द पास्ट, जो हमने एसेट में लिया था ना, सॉरी पास्ट में लिया था ना एसेट, वो जितने में लिया था वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। सो उसे संक कॉस्ट भी बोलते हैं क्योंकि हमने वो पास्ट में पे कर दिया है, अभी वो सोच मतलब डिसीजन लेने के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए उसको संक कॉस्ट बोला जाता है। सर ये रिलेवेंट है और रिलेवेंट नहीं है, इसका मतलब ही नहीं समझा एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते हो। देखो मैं क्लासरूम का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पहले भी क्लासरूम का एग्जांपल दिया था, आज भी क्लासरूम का एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर मेरे ऑफिस का। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई अपना बड़ा कामकाज एकदम जोरदार। तो देखो ये ऑफिस अपन ने बनाया है, ठीक है। ये ऑफिस का जो कॉस्ट है, अभी देखो इसका जो इंटीरियर मैंने बनवाया है, फर्नीचर है, टाइल्स है, फ्रेम वगैरह लगाई है, जो भी एकदम मस्त सुटेबल ऑफिस की, ये प्लेस खरीदी मैंने, मान लो 500 स्क्वायर फीट का प्लेस है, तो ये सब कुछ मैंने एक्सपेंस किया है। सर एक्सपेंस कितना हुआ, से 30 लाख रुपीज़, ठीक है, से 30 लाख रुपीज़ मेरा एक्सपेंस हुआ। अब ये एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है, हिस्ट्री 5 साल पहले की बात है भाई, 5 साल पहले ये खर्चा मैं कर चुका हूँ। सर आज अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको फीस चार्ज करनी है, तब आप सोचते हो क्या 5 साल पहले इतना खर्चा हुआ था? अरे नहीं यार, वो इररिलेवेंट कॉस्ट है, वो इररिलेवेंट है। आज मैं क्या सोचता हूँ पता है, आज जो क्लाइंट आया उसका काम क्या है, मुझे उसको कितना टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अगर स्टाफ रखना पड़ेगा तो उसको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, मैं वो चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, ये चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, बिकॉज इट इज़ पास्ट एक्सपेंसेस, इट इज़ इररिलेवेंट नाउ, ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है और उसका डिसीजन मेकिंग में कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको संक कॉस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट नाम ही बता रहा है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या? अरे यार हम चीज़ें रिप्लेस करते हैं ना, अगर चीज़ें बहुत ही पुरानी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, चलो भाई अभी रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। सो मान लो से कोई कॉस्ट है, मशीन है जिसका प्राइस 1000 रुपये, ठीक है, जो 3 साल पहले हमने लिया था। सो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट, बराबर ना, 3 साल पहले हमने लिया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन आज अगर वो मशीन, सेम मशीन में मार्केट में जाऊँ खरीदने तो मुझे लग रहा है 1100 रुपये। वही मशीन में रिप्लेस करने जाऊँ, ये निकाल देते हैं, नया वाला लेके आते हैं, तो रिप्लेस करने के लिए खर्चा आ रहा है 1100 रुपये। तो ये कौन सा कॉस्ट हुआ? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यस, ओके। सो देखो फॉर एग्जांपल अभी ये सिलाई मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन आप देख सकते हो, दो है ना सिलाई मशीन वहाँ पे, एक ओल्ड और एक न्यू, राइट। सो ये ओल्ड वाला जो मशीन है, लेफ्ट वाला, अभी समझ लो ये काम से जा चुका है, आउटडेटेड, अभी वो कुछ काम नहीं कर रहा, और ये लेटेस्ट वाला मशीन है, एकदम नई टेक्नोलॉजी, फटाफट फटाफट भाई, मोटर लगी हुई है, ऑटोमेटिक काम होता है, एकदम फास्ट वाला, ठीक है। अब ये जो पुराना मशीन था, सपोज उसका 5000 कॉस्ट था, तो ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमने पास्ट में कर दिया है। आज मैं नया मशीन लेना चाहता हूँ, ये वाला मशीन, और इसकी कॉस्ट है 9000 रुपीज़, तो ये 9000 रुपीज़ क्या हुआ? यस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि हम एसेट रिप्लेस करने जा रहे हैं, उसका कॉस्ट है, ठीक है। यस, नेक्स्ट भाई ये क्या है, देखो ये, सर ये वाला तो प्रिंटर है और ये वाला लैपटॉप है, बराबर ना, एक्चुअली टाइपराइटर, मैंने क्या बोला, प्रिंटर बोल दिया, सॉरी, हाँ टाइपराइटर, टाइपराइटर। सो ये लेफ्ट वाला येलो वाला टाइपराइटर है और ये वाला लैपटॉप। सो वंस अपॉन अ टाइम टाइपराइटर यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी वो रिप्लेस हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, तो वो रिप्लेस करना है, तो वो जितने में भी लिया होगा टाइपराइटर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, और आज अगर उसकी जगह लैपटॉप रिप्लेस करना है तो लैपटॉप की जो प्राइस है आज की प्रीवेलिंग प्राइस, तो ये क्या रहेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। यस, सो कॉस्ट का ये फर्स्ट टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप क्या, देखो, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, प्राइवेट मतलब आपके जो जेब से जा रहा है, प्राइवेट एक्सपेंस है। सो इट इज प्रोड्यूसर्स और सप्लायर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस। तो ये प्रोड्यूसर का खर्चा है, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूसर को जो खर्चा करना पड़ा है, प्रोड्यूसर के जो पॉकेट से जा रहा है, उसके जेब से जो पैसा जा रहा है, ये हो गया उसका प्राइवेट कॉस्ट, ओके। अभी जैसे कि प्रोड्यूसर ने इनपुट लाया होगा, रॉ मटेरियल वगैरह लाया होगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, लेबर को अपॉइंट किया होगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी वेजेस जो भी बोलो।
अगर प्लेस वगैरह लिया है तो उसका रेंट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस है ये सब किसके जेब से जा रहे हैं? यस, मैन्युफैक्चरर और वी कैन से प्रोड्यूसर, उसके जेब से जा रहा है। तो वो इट इज बॉर्न बाय इंडिविजुअल और फर्म, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है ना। अगर मेरा बिजनेस है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मुझे जो जो खर्चा करना पड़ रहा है सिंपली इट इज प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन सोशल कॉस्ट क्या है भाई? मेरे प्रोडक्शन की वजह से, प्रोडक्शन मतलब मेरे फैक्ट्री में जो यूनिट्स बना रहा हूँ, जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो कॉस्ट समाज को उठानी पड़ रही है, सोसाइटी को उठानी पड़ रही है, सोसाइटी को सहन करना पड़ रहा है नुकसान, ये होता है सोशल कॉस्ट। अभी जैसे कि भाई अपना जोरदार एकदम बड़ा सा कामकाज है, इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में से धुआं निकलता है, हम क्या करते हैं सर, क्या करेंगे, धुएं को स्टोर थोड़ी करेंगे, धुआं छोड़ देते हैं हवा में, ठीक है ना। तो मेरा तो काम हो गया, प्राइवेट कॉस्ट मतलब मैंने जो रॉ मटेरियल वगैरह लिया है ये मेरा कॉस्ट हो गया, लेकिन मैंने जो धुआं, जो पोल्यूटेड एयर था, वो मैंने डायरेक्ट फ्रेश एयर में डायरेक्टली बाहर छोड़ दिया इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से सोसाइटी को कॉस्ट उठाना पड़ा, सोसाइटी को नुकसान हुआ, ये हुआ सोशल कॉस्ट, ठीक है। वो बात अलग है, आज के डेट में बहुत सारे बिजनेस अवेयर हो चुके हैं सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। बहुत सारे बिजनेस सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो कंसेप्ट है, इसने कंपलसरी कर दिया है बड़े बड़े कंपनीज को कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा देश के लिए, ठीक है। तो फिर जैसे कि मतलब फ्लड आया, कोरोना आया, पेंडेमिक सिचुएशन आया, या फिर वॉर आ गया अचानक से, कंट्री पे वॉर हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज हेल्प करते हैं, ठीक है। हमने 2% देना पड़ता है ना? यस, अपने 2% देना पड़ता है, यस। सो प्रॉफिट का 2% होता है, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बहुत सारे कंडीशन है। हर बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है वो, लेकिन आजकल बिजनेस ही खुद अवेयर हो चुके हैं सोसाइटी के लिए, सोशल के लिए। मतलब बिजनेस को रियलाइज हो चुका है कि हम सोशल एनिमल है, सोसाइटी पे डिपेंड है, तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल भी रखे थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का बोलो, टाटा ग्रुप का हो या आईटीसी का हो, इन्होंने बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज, सीएसआर एक्टिविटीज किए हुए हैं, मतलब जो सोसाइटी के लिए, भले के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, पुअर पीपल के लिए, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज किए हुए हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में देख चुके हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट के बाद थर्ड देखो आप लास्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये क्या मामला होता है भाई? सो देखो, देर आर सम कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट, ओके। सो अगर कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है और कोई एक्सपेंस है जो हम डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि लेबर का कॉस्ट होगा, या रॉ मटेरियल है, मशीन के आवर्स है, ये जो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। सो इसके हमने एग्जांपल भी देखे थे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंस होता है, जैसे कि डायरेक्ट लेबर है, रॉ मटेरियल आया, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज है, वेजेस है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे किया, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए ही हो रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हुआ, ठीक है। सो ये तो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। तो सर इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट तो इसके अपोजिट रहेगा, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे कि अभी देखो, रेंट लगा, पूरे फैक्ट्री के लिए रेंट वगैरह दिया, ऑफिस का कुछ खर्चा हुआ, ऑडिट के एक्सपेंस हुआ, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दी। अभी सीए को फीस दिया तो साला पर यूनिट कितनी फीस दिया, ऐसा थोड़ी होता है ना। मतलब अगर मैं मेरे फैक्ट्री में 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ऑडिटर को 2 लाख फीस मिलेंगी, 1 यूनिट का 1 रुपया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसा एक्सपेंस है, ये बिजनेस का ही एक्सपेंस है, लेकिन हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते कि ये खर्चा किस प्रोडक्ट के लिए हुआ है, ओके। सो ये होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसे ओवरहेड भी बोला जाता है। सो इफ द कॉस्ट इज सेपरेबल पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर कोई कॉस्ट सेपरेबल है जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। एंड इफ इट कैन नॉट बी सेपरेटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, ओके। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास का एग्जांपल दूं, मुझे क्लासरूम में 10,000 रेंट लगता है, पर स्टूडेंट कितना रेंट लगता है सर? ऐसा थोड़ी है। ऐसे क्या वो ओनर का स्टूडेंट काउंट करने थोड़ी आएगा सर, कौन सा स्टूडेंट कितने देर बैठा तो कितना रेंट रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते सर। फिक्स रेंट जो भी रहेगा वो, समझ रहे हो। तो ये एक्सपेंस है, लेकिन पर यूनिट हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। यस, सो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट देखो, जो है रियल कॉस्ट एंड
एक्चुअल कॉस्ट। देखा जाए तो नाम रियल मतलब सेम ही लगता है ना, रियल और एक्चुअल सेम ही लगता है, लेकिन देखते हैं क्या है इसमें एग्जैक्टली। रियल कॉस्ट में देखो, रियल कॉस्ट आर मोर और लेस सोशल एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड नॉन क्वांटिफाइबल इन मनी टर्म्स। ओके, रियल कॉस्ट जो होता है ना एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल चीज होती है और ये हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मनी में काउंट नहीं कर सकते। ओके, सिंस रियल डू नॉट कॉज एनी आउटफ्लो ऑफ कैश और एनी इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ओके, बाउंसर जा रहा है, वापस बताता हूँ। रियल कॉस्ट के बारे में क्या बोला है उन्होंने, इट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रेकिंग के लिए गए हो, ठीक है, ट्रेकिंग के लिए 5 घंटे आप चढ़ते रहे और वहां पे आपको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद कोई पर्सन आपको मिला, फरिश्ता ही बोल सकते हो उसको, नेक इंसान इतने ऊपर मिला, और उस फरिश्ते ने हमें पानी ऑफर किया, वाटर ऑफर किया कि डू यू वांट वाटर। मैंने बोला भाई तुम भगवान हो, भाई तुम कहां से आते हैं ऐसे लोग, सैल्यूट है तुमको, बहुत जरूरत थी पानी की, पानी के सिवा रहना मुश्किल था और आप हमें यहाँ पे पानी देने आ गए। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, उसका कॉस्ट कितना है, काउंट कर सकते हैं सर? उसका कॉस्ट नहीं सर, वो तो अमृत है, अमृत तुल्य। और सर क्या बताएं, मतलब ये तो लाइफ बचा दी उसने। मतलब भाई मैं तो, मुझे लग रहा था कि मैं अभी मेरे नाम के आगे लेट बीट लग जाएगा, आरआरबी हो जाएगा, ऐसा लग रहा था, लेकिन किंतु परंतु बंधु वो पानी की ग्लास ऑफ वाटर ने मुझे बचा लिया। उसकी वैल्यू कितनी है कुछ नहीं बोल सकते भाई, इट इज साइकोलॉजिकल कॉस्ट, मनी टर्म्स में काउंट कर ही नहीं सकते ये चीज को। ओके, मतलब लाइफ टाइम में उसको थैंकफुल रहा लाइफ टाइम। वो कभी भी मेरे पास आने का, वो जो दोस्त था जिसने पानी दिया, कभी भी लाइफ में कभी भी आने का मेरे पास, मैंने उससे 1 रुपया नहीं लिया किसी चीज का। क्यों? अरे भाई तूने ऐसा किया है काम कि उसकी कॉस्ट काउंट भी नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं रियल कॉस्ट। मतलब रियल में देखा जाए तो मेरी जेब से इतने पैसे गए क्या? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वो जो दोस्त था या फिर जो भी पर्सन था उसने 10 रुपए लिए मेरे से 1 गिलास के। अरे वो तो सर 10 रुपए आपकी जेब से गए, लेकिन रियल कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो आप? रियल में उसकी कॉस्ट बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि तब आपको उसकी जरूरत थी, उसके बिना आप रह नहीं सकते थे। लेकिन अगर बात करें, अभी जस्ट मैं घर से आया, 10 मिनट की दूरी पे दोस्त के पास गया और उसने पानी दिया और बोल रहा है 10 रुपए ग्लास, एड़ा वेड़ा हुआ गया, 10 रुपए घर पे जाके पी लूंगा मैं। क्यों? वहां पे रियल में वैल्यू नहीं है उसको, समझ रहे हो? तो रियल वैल्यू ये साइकोलॉजिकल होती है, क्वांटिफाइबल नहीं होती। इसलिए क्या दिया देखो, सिंस रियल डू नॉट कॉज एनी आउटफ्लो ऑफ कैश और एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी। देखा जाए तो ये रियल कॉस्ट जो है ना, इसकी वजह से ना कैश जा रही है ना लायबिलिटी वगैरह क्रिएट हो रही है, कुछ नहीं। ठीक है, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन पैकेज इज स्ट्रांगली ड्रिवन बाय रियल कॉस्ट कंपोनेंट। ओके, आज के डेट में जो पैकेजेस होते हैं ना, सैलरी पैकेज तो पता है ना? अरे भाई जॉब भी करना होगा तो पैकेज पता होना चाहिए, ठीक है? यस। तो अगर आप जॉब ज्वाइन करोगे इन फ्यूचर, सो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अच्छे पोजीशन पे रहोगे। आप इन एडिशन टू ग्रेजुएशन अगर आप अच्छे से बैंकिंग वगैरह कर लो, अच्छे से कोई कोर्स कर लो, आरबीआई की एग्जाम क्रैक कर लो, गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह मिल जाए तो फिर तो अच्छी जिंदगी अच्छी हो जाएंगी। तो मान लो आपको लाख रुपए महीने का सैलरी मिल रहा है, ये तो सर बैंक अकाउंट में आता है लाख रुपए, ये बात अलग है। लेकिन साथ में इसके अलावा वो क्या करते पता है? पिकअप फैसिलिटी, घर से लेके जाना छोड़ देना, व्हीकल होती है उनकी, वो फैसिलिटी भी है। साथ में बच्चों का एजुकेशन है या फिर हेल्थ है, मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स क्लब, जिम क्लब वगैरह ज्वाइन करने का फ्री में मेंबरशिप दिया हुआ है, या फिर कैंटीन फैसिलिटी है, फ्री में खाना मिलता है। तो ऐसा जो एडिशनल चीज मिलती है ना, ये सब रियल कॉस्ट पे चलता है। कंपनी वाले आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जब आपको प्रमोशन देना था, मुझे लगा मुझे प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन नहीं दिया, लेकिन क्या किया उन्होंने? 15 दिन का मुझे फॉरेन टूर का पैकेज दे दिया, पूरी फैमिली के साथ 15 दिन घूम के आओ। माँ कसम, फैन हो गए अपन कंपनी के। 15 दिन फैमिली के साथ फॉरेन टूर, जबरदस्त। देखा जाए तो मुझे प्रमोशन होता फॉर एग्जांपल, तो मेरी सैलरी 5 लाख से बढ़ने वाली थी, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 5 लाख से बढ़ने वाली थी। और उन्होंने जो फॉरेन टूर दिया ना, वो सिर्फ 1 लाख का है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं, राइट? क्यों? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ओके, तो कंपनी आज के डेट में रियली ऐसे ही चलती है, रियल कॉस्ट पे काम करते हैं, वो साइकोलॉजिकल कॉस्ट पे काम करते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं कितना भी बीमार हो जाऊं, कहीं भी एडमिट हो जाऊं, मुझे 1 रुपया नहीं लगने वाला। क्या चाहिए जिंदगी में? टेंशन नहीं ना, चिल। वही अपन एकदम भारी से भारी हॉस्पिटल में जाएंगे,
कोई टेंशन नहीं भाई, वो बोल रहा है आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं सलाइन लगा, सलाइन लगा, इंजेक्शन से क्या होता है, सलाइन लगा, फ्री में सब कुछ। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम फन पार्ट, रियलिटीज ये रियल कॉस्ट होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट जिसमें एक्चुअल में पैसे नहीं जाते। फिर एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है सर? एक्चुअल कॉस्ट मतलब इट इज एन एक्चुअल अमाउंट पेड और इनकर्ड एज अपोज टू एस्टिमेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। इट इज द एक्चुअल अमाउंट पेड, यहाँ पे पेड की बात आ रही है, पैसा जा रहा है। ओके, सो इन कॉन्ट्रैक्टिंग एक्चुअल कॉस्ट अमाउंट इंक्लूड्स, एक्चुअल कॉस्ट में क्या आता है, फिर डायरेक्ट लेबर का पैसा दिया, मटेरियल का होगा या अदर कुछ चार्जेस हो गए, तो जिसके लिए हमें एक्चुअल में पैसा देना पड़ता है, जितना पैसा हम गिन रहे हैं, जितना पैसा दे रहे हैं, ये होता है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यस, ये है रियल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट। यस दोस्तों, अगर आप देखो ना, ये बहुत बार रिवाइज हो गया है कॉस्ट अब तक, मतलब मैंने पहले लेक्चर में थोड़ा सा कॉस्ट का पार्ट कवर किया था, लेक्चर 2 में मैंने वो रिवाइज करके फिर आगे लिया था, और अभी वापस सब कुछ रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपके दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या है। यस दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देयर इज नो डिफिकल्टी इन रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एक्चुअली परचेस्ड एट द मार्केट प्राइस सच एज कॉस्ट ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर एटसेट्रा। यस दोस्तों, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, मतलब हमने जो जो चीज़ों के लिए पैसा दिया वो रिकॉर्ड करना, वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। मुझे पता है ना, मैंने सैलरी इतना दिया, रेंट इतना दिया, लाइट बिल इतना दिया, तो काउंट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम अराइजेस इन इम्प्यूटिंग कॉस्ट ऑफ टू सेल्फ ओन्ड इनपुट। जो इनपुट खुद के है ना, जो इनपुट हमारे खुद के हैं, जिसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा है, उसका कॉस्ट फाइंड करना तो और भी डिफिकल्ट काम है। ओके सर, एग्जाम्पल बताएं, मतलब और क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ ओनर मैनेजर। ओके, सर्विस ऑफ ओनर मैनेजर। यस, सो ओनर मैनेजर की बात करें, देखो ये भाई क्या बोल रहा है, बी यूर ओन बॉस। अच्छी बात है भाई, हम खुद के बॉस है। अभी हम खुद के बॉस है, सपोज हम बिजनेस में KKCA में सपोज मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बीइंग सेल्फ ओनर, ओनर होके। ओके, ओनर भी हो, मैनेजर भी, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे KKCA में एकेडमी नहीं चला रहा होता तो शायद से मैं किसी बैंक में जॉब में होता, और अगर बैंक में जॉब होता तो शायद से मुझे अभी 12 लाख का पैकेज होता। ओके, ये सब एग्जाम अंदाजे की बात बता रहा हूं मैं। तो ये ओनर की ही सर्विस, अभी खुद की सर्विस हो गई, जिसके हम कॉस्ट कभी कंसिडर ही नहीं करते, बराबर ना। अभी मैंने अगर टाइम दिया मेरे बिजनेस के लिए, तो इसका कॉस्ट के बारे में हम कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि वो घर की बात है ना। तो ये जो कॉस्ट होती है ना, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो सपोज मैं मेरा ही पैसा मेरे ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओन मनी इन ओन बिजनेस। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट ना करता तो दूसरे कहीं पे जाता, इन्वेस्ट करता, म्यूचुअल फंड में डालता, FD करता, कुछ तो करता, तो वो जो पैसे उसकी जो उस पर जो रिटर्न मिल सकते थे वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो देखो और एक एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। देखो अगर हम बात करें पैसे कमाने की, अगर मैं 1 आवर काम करूँ तो $20 कमा रहा हूँ, 20 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने पार्टी में गया तो 10 खर्चा हो जाएगा। ओके, सो ओवरऑल अगर पार्टी में गया तो नुकसान कितना हुआ? 30 रुपये, क्योंकि 10 खर्चा हुआ वो, और 1 घंटे काम करके 20 रुपये कमा सकता था, वो भी नहीं कमा सकता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो आप बोल्ड में देख सकते हो, मिडल में जो दिया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट इनपुट कुड अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जॉब। अभी इनपुट यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर यहाँ पे यूज नहीं होता तो जो बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव है वहां पे यूज होता तो कितना कमा सकता था। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप इज इंक्रीमेंटल एंड मार्जिनल कॉस्ट। यस, अब इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट देखते हैं, वो भी एग्जांपल के साथ। लेट्स सी। यस, सो दोस्तों इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो, आर डिफाइंड एज चेंजेस इन ओवरऑल कॉस्ट दैट रिजल्ट इन पर्टिकुलर डिसीजन बीइंग मेड। सो पर्टिकुलर अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, उससे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट में। ठीक है ना। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? फिक्स कॉस्ट भी आ सकता है या वेरिएबल कॉस्ट भी आ सकता है इसमें। ठीक है,
यस, सो देखते हैं इसका एग्जांपल भी। तो देखो, इन शॉर्ट पीरियड इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यस, नॉर्मली शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मतलब 2 महीने 3 महीने 1 साल से अंदर अगर टाइम है तो उससे शॉर्ट टर्म हम कंसिडर करते हैं। तो शॉर्ट टाइम में जो कॉस्ट होता है तो नॉर्मली सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है, जैसे कि लेबर में चेंज हुआ, एडिशनल पावर मटेरियल में चेंज हुआ। ओके, मैंने बिजनेस में कुछ न्यू डिसीजन लिया और वो न्यू डिसीजन लेने की वजह से जो कॉस्ट में चेंज होता है ना, उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। बट वो फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी, बट नॉर्मली शॉर्ट टर्म में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट आर चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ चेंज इन द आउटपुट लेवल। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट चेंजेस इन आउटपुट लेवल। अगर आउटपुट में 1 यूनिट से चेंज हो जाए, 1 यूनिट अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लूँ, तो 1 यूनिट के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ओके, यस। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यस। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस हो रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट एडिशनल होने की वजह से कॉस्ट में जो चेंज होता है। देखो इसका फॉर्मूला देख लो। चेंजेस, और ट्रायंगल क्या है सर? ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। ओके, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। सो कॉस्ट में जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज हुआ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर चेंज इन सी दैट इज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू यूनिट चेंज इन आउटपुट। तो कॉस्ट में कितना चेंज हुआ और यूनिट्स में कितना चेंज हुआ। ओके, सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होता है आर एग्रीगेट। देखो डिफरेंस देख लो बच्चों, यहाँ पे किसी किसी का कंफ्यूजन होता है, सर इंक्रीमेंटल मतलब वो भी बढ़ रहा है, मार्जिनल का मतलब भी बढ़ रहा है। तो इसका डिफरेंस क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो एग्रीगेट चेंज हुआ कॉस्ट में, जो टोटल चेंज हुआ डिसीजन की वजह से, ये होता है इंक्रीमेंटल। और जो पर यूनिट चेंज हुआ उसे बोलते हैं मार्जिनल। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, ये क्या दिख रहे हैं? बॉक्सेस कितने हैं? 4 बॉक्सेस। ठीक है, यस। सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये जो 4 यूनिट बनाया ना, उसका एक्सपेंस आ रहा है 1000 रुपीज 4 बॉक्सेस बनाने के लिए। सर बॉक्स का इतना महंगा होता है क्या? अरे बॉक्स के अंदर कुछ होगा ना यार, भावना देखो तुम। ठीक है, सो 4 बॉक्स बनाने के 1000 रुपये लग रहे हैं। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, अगर 5 बॉक्स हमने बनाए तो उसका खर्चा कितना आ रहा है? यहाँ पे देख सकते हो आप, हाईलाइटर ये पॉइंटर दिख रहा है ना, कितना खर्चा हुआ? 1200। 4 यूनिट के 1000 रुपये लग रहे थे, 5 यूनिट के 1200 लग रहे हैं। तो 1 यूनिट बढ़ने की वजह से कॉस्ट कितने से बढ़ा? 200 से। ये है मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट में 1 यूनिट ऑफ आउटपुट में चेंज होने की वजह से कॉस्ट में जो चेंज हुआ उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सर कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है क्या? ऐसा नहीं होता भाई, कम भी हो सकता है। सर कम कैसे होगा? इसी एग्जांपल को उल्टे तरीके, अपोजिट तरीके से देखो। 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1200 रुपये लग रहे थे। ओके, और 4 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करें तो 1000 रुपये लग रहे हैं। मतलब 1 यूनिट कम हुआ तो कॉस्ट 200 से कम हुआ, वो भी तो मार्जिनल कॉस्ट है। समझ रहे हो? चेंज बोला हुआ है, कहीं पे ऐसा नहीं बोला हुआ कि 1 यूनिट बढ़ने की वजह से जो खर्चा चेंज होता है। चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में 1 यूनिट का चेंज हुआ, जितना हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे उसके कंपैरिजन में 1 यूनिट में चेंज हुआ, तो कॉस्ट में कितना चेंज होता है, इसे बोलते हैं मेरे भाई मार्जिनल कॉस्ट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट नाउ। ये सीमेंट के बैग से 100 के आसपास बैग्स हो गए, ठीक है ना। तो देखो, नाउ वी कैन सी द एग्जांपल, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट। ये 100 जो यूनिट दिख रहा है ना ऊपर, वो प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना आ रहा है? 1000 रुपये। अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल वाला लेक्चर देख रहा है तो अपना ज्ञान मत देना, सिर्फ सुन लो भाई। एग्जाम्पल के लिए इजी फिगर्स लिए 100 बैग बनाने के लिए, सपोज 100 यूनिट बनाने के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। एंड फर्म डिसाइड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स। अभी फर्म ने क्या डिसाइड किया? अपने को 150 यूनिट बनाने के, भाई 100 में काम नहीं होता, 150 यूनिट प्रोड्यूस करने। सो इसका खर्चा कितना आया? 1600। 100 यूनिट प्रोड्यूस किया पहले, उसका खर्चा कितना आ रहा था? 1000। और 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो खर्चा कितना आ रहा है? 1600। मतलब एडिशनल कितने यूनिट बनाए? 50। और एडिशनल 50 यूनिट बनाने की वजह से खर्चा कितने से बढ़ा है?
600। सो हमने जो डिसीजन लिया कि हमें और 50 यूनिट्स बनाने हैं, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट में चेंज हुआ 600, तो ये क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर हमने कुछ डिसीजन लिया, सो डिसीजन लिया मतलब क्या? अरे ढोकलो, डिसीजन यही है कि 100 की जगह 150 बैग बनानी है, ये अपना डिसीजन है। ओके, सो डिसीजन लेने की वजह से जो कॉस्ट में चेंज हुआ, 1000 से 1600 पे गया, 600 रुपये बढ़ गया, तो डिसीजन लेने की वजह से कॉस्ट जितना चेंज हुआ 600 रुपया, ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, और अब अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, तो देखो यूनिट्स कितने से बढ़ रहे हैं? 50, और कॉस्ट कितने से बढ़ा है? 600 से। सो 600 चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट कितना है? 50, तो 600 डिवाइड बाय 50, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है? यस, 12 रुपीज, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस पार्ट अगेन। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट में चेंज हुआ, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट में चेंज हुआ, ये तो सेम ही है सर। अरे डिसीजन लेने की वजह से जो एग्रीगेट चेंज हुआ कॉस्ट में, एग्रीगेट मतलब टोटल, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, लेकिन जो पर यूनिट चेंज हुआ दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। समझ लो डिफरेंस? ओके, एनी डाउट टू एनीवन? ओके, आगे बढ़ते। यस, सो संक कॉस्ट। भाई संक कॉस्ट कहां से आ गया? अभी तो हम देख चुके ऑलरेडी। अरे नहीं बच्चों, ये जो पॉइंट है ना इंक्रीमेंटल वाला, यही पे कंटिन्यू किया है ये पॉइंट। संक कॉस्ट और अदर कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, विच डू नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन। अगर हमने कुछ डिसीजन लिया तो उसकी वजह से कॉस्ट पे कुछ परिणाम नहीं हो रहा है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज एलोकेटेड ओवरहेड्स। ओके, देखो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो ऑफिस है मेरे, ये स्क्रीन के पीछे जो ऑफिस है मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले, ये ऑफिस में मैं ऑलरेडी खर्चा कर चुका हूँ, राइट? ये ऑलरेडी हो चुका है, अभी वो डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट नहीं है। दस कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑलरेडी इरेक्टेड, सपोज हमने ऑलरेडी प्लांट इरेक्ट कर लिया है, कोई मशीन इंस्टॉल कर लिया है, इक्विपमेंट है जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास कुछ कैपेसिटी है फैक्ट्री में जो आइडल है ऑलरेडी, मतलब खाली पड़ी हुई है, तो ये जो चीज़ें है इसका जो कॉस्ट है, अब देखो ये मशीनरी है, ये मशीनरी है, ये व्हीकल है, हेवी व्हीकल्स, ये खर्चा, ये मशीनरी, ये सेटअप, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं यार, इसमें नया कुछ नहीं किया जा रहा है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। सो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, डिसीजन मेकिंग में इनका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के टाइम इनको कंसिडर नहीं करना है, अदरवाइज अपना डिसीजन गलत हो सकता है। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, सर मुझे बीकॉम का क्लास लगाना है, भाई 1.5 लाख रुपए फीस रहेगा कितना सर? 1.5 लाख? सर 1000 बोलना था क्या आपको? क्या बोल रहे हो सर आप, लाख रुपए? मैंने बोला नहीं नहीं भाई, मैंने अभी 1 लाख के नए बेंचेस बैठाए। अरे तो बेंचेस में थोड़ी लेके जा रहा साथ में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है भाई, ये खर्चा हो चुका है, अभी क्यों कंसिडर कर रहे हो? समझ रहे हो? अगर वो कंसिडर किया तो डिसीजन गलत हो जाएगा, इसलिए वो हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। सो ये होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट, यस, आगे अब देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये क्या पार्ट है। लेट्स सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दोस्तों ये नाम भी याद रखना है और मीनिंग भी याद रखना है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म, जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं। दिस कॉस्ट रेफर्स टू मनी पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी बिजनेस के हिसाब से सोचो तो रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट किया जाता है, लेबर के लिए दिया जाता है, पावर फ्यूल वगैरह कुछ यूज़ किया तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। तो जिस चीज़ के लिए जो एक्चुअल एक्सपेंस है, जिसके लिए हमने एक्चुअल में पैसा दिया, ये होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो मतलब हमने रॉ मटेरियल आया, इसके लिए पैसा दिया होगा या फिर दे देंगे, उधर ही भी चलेगी, खर्चा तो हुआ ना, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ। लेबर के लिए पेमेंट देना पड़ेगा, भाई ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अगर हम कोई रेंट पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, सपोज फैक्ट्री वगैरह यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, कुछ प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस लिया हुआ है जो रेंट पे है, तो उनको रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा एक्चुअल में, तो ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये क्या है भाई? देयर आर अदर सर्विसेज फॉर विच नो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स आर मेड। और भी कुछ सर्विसेज होते हैं जिसके लिए कोई,
तो इसके लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं किया है, दैट इज नो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, मतलब एक्सपेंस है लेकिन जिसके लिए एक्चुअल में कुछ पैसा देना नहीं है। सर क्या मजाक कर रहे हो, आप बोलते हो एक्सपेंस है फिर बोलते हो पैसा ही देना नहीं है, तो एक्सपेंस कैसे हुआ? देखो भाई, these are the cost of self employed and self owned resources. सेल्फ ओन रिसोर्सेस मतलब खुद के रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो एग्जांपल देख सकते हो इसके, अभी ओनर की सर्विस, अभी ये ओनर है और यही मैनेजर है। ओनर तो बहुत कुछ काम करने वाला है, अगर वो यहाँ पे काम नहीं करता तो दूसरी जगह पे जाके काम करता तो और कुछ अलग से कमा सकता था पैसे, लेकिन वो अभी कमा नहीं पा रहा है, समझ रहे हो, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो ऐसी ही होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट है लेकिन इसके लिए एक्चुअल में पैसे देने नहीं पड़ रहे। अब देखो ये मेरी खुद की लैंड है, ठीक है, जिसपे मैं खेती कर रहा हूँ। अगर मैं खेती ना करता तो शायद मैं किसी को रेंट पे दे देता, रेंट पे देता तो मुझे उससे पैसे मिलते जो नहीं मिल रहे अभी, तो ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और वैसे ही अभी मैंने मेरा खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट ना करता तो शायद से कहीं पे जाके इन्वेस्ट करता तो उस पर रिटर्न मिलता, जो अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब ये सेम एज गुड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा ही है, ठीक है। यस, तो ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में, अकाउंटिंग में नहीं कंसिडर किया जाता। चलो आगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हम देख चुके हैं, वापस एक बार एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज नॉट एक्चुअली इनकर्ड बट वुड हैव बीन इनकर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स। अगर खुद के फैक्टर्स ना होते तो हमें ये खर्चा करना पड़ता, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका और एक मीनिंग दिया हुआ है सिंपल, opportunity cost of any input is the next best alternative use that is sacrificed by the present use. Yes, so next best alternative use, हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो उसका अल्टरनेटिव जो यूज है उसका कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो लेट्स सी एग्जांपल। देखो अभी ये भाई फार्मर भाई दिख रहे हैं, फार्मर भाई बहुत सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई, ये फार्मर भाई सोच रहे हैं ये व्हीट प्रोड्यूस करूं या राइस प्रोड्यूस करूं, कंफ्यूजन है। अगर व्हीट प्रोड्यूस करूं तो राइस प्रोडक्शन नहीं कर सकता, खेती लिमिटेड होती है ना, कितने भी एकड़ क्यों ना होने दो, एट द एंड है तो लिमिटेड है। सो अगर मैं भाई ऐसा करूं, व्हीट प्रोड्यूस करूं तो राइस नहीं हो गए, राइस प्रोड्यूस करूंगा तो व्हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों को खेती करने का टाइप भी अलग है और वो लैंड भी अलग लगती है एक्चुअली इन दोनों के लिए, बट फिलहाल वो भूल जाओ। एग्जाम्पल देखो, तो अगर मैंने व्हीट प्रोड्यूस किया तो राइस प्रोड्यूस करके जो कमा सकता था अभी नहीं कमा पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने क्या लगाया मेरे खेती में, व्हीट। ओके, तो जो राइस प्रोड्यूस करके कमा सकता था जो नहीं कमा सकता अभी, तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और राइस अगर प्रोड्यूस किया तो डेफिनेटली वहां पे व्हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, तो व्हीट प्रोड्यूस करके जो कमा सकता था ये रहेगा इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, यस, जबरदस्त। लास्ट पार्ट ऑफ द डे, सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिग्निफिकेंस देखो, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाईली यूजफुल टू ईच एंड एवरी इकोनॉमिक यूनिट। भाई ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कंसेप्ट, क्योंकि एवरी एक्शन दैट वी टेक इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होता ही होता है। द कॉस्ट ऑफ गेटिंग समथिंग इन्वॉल्व्स लूजिंग समथिंग एल्स। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपके हाथ से कुछ जाने ही वाला है। यस, कौन सा मूवी यार वो, उसमें दीपिका पादुकोण बोलती है ना, बनी, कौन सा मूवी? यस, ये जवानी है दीवानी। बनी तू कुछ भी कर ले, बनी है ना नाम, हाँ, बनी तू कुछ भी कर ले यार, तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कुछ ना कुछ तो हाथ से छूट ही जाएगा। तू यहाँ पे है, अगर मेरे साथ अभी है तो दूसरा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस कर ही रहा है। अगर तू अभी क्लासेस में कमा रहा है तो बैंक में तू जॉब नहीं कर पा रहा है, तो वहां का ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो है ही भाई। सो कुछ तो खोना पड़ेगा, वो जो खोने की कॉस्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो हर एक्शन में ऐसा होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे और दिया, देखो यहाँ पे, फॉर अ स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट की बात करें, द कॉस्ट ऑफ सीइंग मूवी मे बी अ बुक whose purchase has been he has forgotten। अगर मूवी देखने गया ऐसे कुछ तो मूवी चल रहा है ना फिलहाल, जोरदार एकदम, यस,
सो मूवी देखने गए भाई, एकदम 3D मूवी देख के आए, 200-300 रुपया खर्चा कर दिया, ये खर्च कर दिया जिसकी वजह से अभी वो बुक्स नहीं ले पा रहा है। मैंने बोला उसको बुक्स लेके आ, तो बोले सर पैसे नहीं, पैसे खत्म हो गए, मूवी देखने गया था। तो मूवी देखने की वजह से सैक्रिफाइस क्या हो गया, बुक, तो बुक नहीं ले पा रहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, फॉर अ कंज्यूमर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग कमोडिटी इज द प्राइस ही पेज फॉर इट इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जाऊँ, शॉप में जाऊँ, प्रोडक्ट लेता हूँ, उसके लिए पैसे दे रहा हूँ, मतलब पैसे सैक्रिफाइस कर रहा हूँ ना, मैं पैसे दे रहा हूँ, मतलब मेरे से पैसे जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हर चीज के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यार। फॉर द गवर्नमेंट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ कॉलेज मे बी हॉस्पिटल सैक्रिफाइस। गवर्नमेंट ने कोई कॉलेज बिल्टअप किया तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अरे अगर वहां पे कॉलेज ना बनता तो हॉस्पिटल बनाने वाले थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, तो ये उनके लिए सैक्रिफाइस है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। एज अ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स इज लिमिटेड, फैक्टर कैन बी यूटिलाइज्ड इन वन यूज। देखो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो लिमिटेड है। मतलब दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल लग रहा है, पेट्रोल लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, इसलिए तो प्राइस बढ़ रहे हैं ना सर। अनलिमिटेड होते तो प्राइस क्यों बढ़ते, फ्री में मिलता, बराबर ना। आज के डेट में अगर आपको ऑक्सीजन लेना है, फ्री वाला बोल रहा हूं मैं, फ्री एयर वाला, उसके लिए पैसे नहीं लगते, बिकॉज इट इज अनलिमिटेड बॉस, फ्री में ले लो। आपको जितने एकदम सुबह सुबह उठ के, जल्दी उठना नहीं तो रामदेव बाबा सुबह सब सांस ले लेते, भर लेते ऑक्सीजन, वो प्योर वाला अपन अगर लेट उठेंगे तो फिर वो सब ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो द पॉइंट इज इट इज अनलिमिटेड, बट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड चीजों का यूज कैसे करें, कैसे हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज, नेक्स्ट यूज इज, इंपॉर्टेंस इज, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द फैक्टर प्राइस। किसी चीज की फैक्टर प्राइस डिटरमाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत यूज होता है। एग्जांपल, दोस्तों आपने किसी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स अगर फॉरेन में गए होंगे, आपने सुना है क्या दुबई में वगैरह फॉरेन में जो मेड होते हैं, मेड काम वाले, मौसी बाई, लेबर जो भी है, वो बहुत सस्ते होते हैं क्या महंगे होते हैं फॉरेन में? एग्जैक्टली आपको लोग बोलेंगे अरे बहुत कॉस्टली, फॉरेन में परवड़ता नहीं भाई, खुद को काम करना पड़ता है, वहां पे इतना कॉस्ट है, पर आवर इतना पैसा लेते, साला आपने कुछ कमाई नहीं इधर। मान लो यहाँ पे महीने के अगर 2000 होंगे तो वहां पे साला घंटे के 2000 देते फॉरेन में। ओके, सो वहां पे क्यों इतना प्राइस है? क्योंकि वहां पे लेबर्स कम है, काम करने वाले कम है, काम ज्यादा है। इंडिया वाले लोग फॉरेन में क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि उस कंट्रीज में, वो जहाँ स्पेसिफिक कंट्री में जाते हैं तो अब्रॉड में वहां पे वैकेंसीज ज्यादा है, वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहां पे जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। इंडिया में बद 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 140 करोड़ की जनता, इतना ज्यादा सप्लाई है भाई, इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसलिए आज के डेट में सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, समझ रहे हो, इसलिए पैसा कम मिलता है। अगर मैं जॉब करने जाऊँ, मैं बोलूंगा मुझे 2 लाख चाहिए, ए भाई इतना नहीं मिलेगा, चल जॉब नहीं मिलेगा तेरे को, निकल। मैंने बोला यार मेरे को जॉब, मुझे लगा मिल जाएगा, अरे मैं अकेला थोड़ी सीए हूँ, मैं अकेला थोड़ी एमबीए हूँ, मैं अकेला थोड़ी ग्रेजुएट हूँ, समझ रहे हो, मेरे जैसे बहुत लोग काम करने वाले, मैं नहीं तो दूसरा मिल जाएगा उनको। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर प्राइसिंग की मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके प्राइसिंग के लिए भी इसका हेल्प होता है। एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टू मेक अ चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। और अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए, ए में इन्वेस्टमेंट किया तो बी में नहीं कर सकता, बी में किया तो सी में नहीं कर सकता, तो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा रहेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करें तो मुझे बेस्ट रिटर्न मिलेगा, ये सोचने के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लिमिटेशन एक दो ही पॉइंट है सिर्फ, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दोज फैक्टर विच हैव अल्टरनेटिव यूज एंड देयर इज नो सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्ड, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। इनका कहना है अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है किसी केस में, मतलब लिमिटेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, किसी किसी चीज का अल्टरनेटिव यूज है ही नहीं, अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। ठीक है, बट ऐसा कुछ चीज नहीं होती। फॉरगॉन अल्टरनेटिव आर ऑफन नॉट क्लियरली असर्टेनेबल। और सबसे बड़ी बात ये है ना, फॉरगॉन मतलब जो चीज हम छोड़ दिए ना, उसकी प्राइस कंसिडर करना, कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सर कैसे? अभी मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब जॉब नहीं कर रहा, तो अगर जॉब करता तो कितने पैसे मिलते, कैसे ढूंढोगे यार, कैसे फाइंड करोगे एग्जैक्ट कोई बोल नहीं सकता। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्ट फाइंड करना इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, सो ये लिमिटेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सो दोस्तों यहाँ तक हमने पार्ट कवर किया, आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट पार्ट
नेक्स्ट मतलब लेक्चर 4 जो है वो फ्रेश पार्ट रहेगा, अभी रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अभी ये गैप होने की वजह से रिवीजन रखा था, फ्रेश पार्ट रहेगा फ्रेश सेशन में। सो फ्रेश मूड से फ्रेश लेक्चर अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।